हॉल की जगमगाती रोशनी में सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मेरे नए ऑफिस की लॉन्च पार्टी थी और शहर के बड्ढे बड्ढे लोग मुझे बधाई देने आए थे। मैं स्टेज पर खड़ी माइक हाथ में लिए उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करने ही वाली थी जिन्होंने मेरे इस सफर में मेरा साथ दिया था। तभी हॉल के बड्ढे से दरवाजे को किसी ने जोर से धकेला। सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। वहां मेरी बद्दी बहन कविता सद्दी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उसने चीखते हुए कहा, ये जश्न बंद करो। किस बात की खुशी मना रहे हो तुम सब? इस औरत की सच्चाई जानते हो तुम लोग? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कविता की नजरें सीधे मुझ पर थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वो चलकर मेरे करीब आई और बोली, आज मैं तुम सबकी आंखों से पर्दा हटाऊंगी। आज मैं इसकी इज्जत को इसी स्टेज पर मिट्टी में मिला दूंगी। उसकी आवाज में इतना जहर था कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन मैं बस शांत खड्डी उसे देखती रही। मेरे चेहरे पर ना कोई डर था, ना कोई शिकन, बस एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने नहीं, बल्कि अपनी बची खुची जिंदगी की भीख मांगने आई थी। वो जिस आग में मुझे जलाने आई थी, उस आग को मैंने ही सालों तक अपने आंसुओं से सींचा था, और आज उस आग में जलने की बारी उसकी थी। मेरी अपनी सगी बहन, मेरे खून का रिश्ता, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन गई? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको मेरे साथ सालों पीछे चलना होगा। हमारी कहानी की शुरुआत उस आंगन से होती है जहां हम दोनों साथ खेली, साथ बड्डी हुई। लेकिन उस आंगन में प्यार का सूरज हमेशा कविता पर ही चमकता था। वो माँ बाप की आंखों का तारा थी, घर की गोल्डन चाइल्ड, और मैं बस वो परछाई थी जिसे हर किसी की खुशी के लिए अपनी धूप कुर्बान करनी पड़ती थी। इस नफरत की पहली ईंट उसी दिन रखी गई थी जब माँ ने कविता के हाथों में सोने के कंगन पहनाए थे और मेरे हाथ में उसके पुराने कपड़ों की गठरी थमाते हुए कहा था, तू तो समझदार है, तुझे इन सब चीजों का क्या लालच? उस दिन मैंने समझदारी का मतलब जाना था, दूसरों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट देना। बचपन में मुझे लगता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं घंटों आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, ये समझने की कोशिश करती कि माँ और पिताजी को मुझ में ऐसा क्या नहीं दिखता जो उन्हें कविता दीदी में दिखता था। दीदी का हर नखरा उठाया जाता था और मेरी हर जरूरत को फिजूल खर्ची कहकर टाल दिया जाता था। जब दीदी ने शहर के सबसे महंगे कॉलेज में दाखिले की जिद की तो पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, और जब मेरी बारी आई तो घर में पैसों की तंगी का हवाला देकर मेरा नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया गया। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, कविता का भविष्य बनाना ज्यादा जरूरी है, वो हमारा नाम रोशन करेगी। तू तो घर का काम सीख, वही तेरे काम आएगा। मैंने चुपचाप सब मान लिया। मैं सुबह 4 बजे उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और फिर स्कूल के लिए भागती। स्कूल से आकर भी मेरे हिस्से में आराम नहीं था। दीदी की सहेलियां घर आती तो उनके लिए चाय नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होती थी। दीदी अपने कमरे में बैठकर हंसती खिलखिलाती और मैं रसोई में बर्तनों के शोर में अपने सपनों को घुटते हुए सुनती थी। वो अक्सर रसोई के दरवाजे पर खड़डिडी होकर मुझ पर ताने कसती, देख, यही तेरी सही जगह है, तू पैदा ही सेवा करने के लिए हुई है। उसकी बातों में सिर्फ मजाक नहीं, एक गहरी नफरत होती थी, जैसे मेरा वजूद ही उसकी शान में एक धब्बा हो। मुझे आज भी वो दिवाली याद है। माँ बाजार से दीदी के लिए एक महंगी रेशम की साधी लाई थी और मेरे लिए पिछले साल की पुरानी साधी निकाल कर दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बस इतना पूछा, माँ, मेरे लिए क्यों नहीं? माँ ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा, अगले साल तेरे लिए भी ले आएंगे। वो अगला साल मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। उस रात जब पूरा घर दियों की रोशनी में नहाया हुआ था, मैं छत के अंधेरे कोने में बैठकर रोती रही। मैंने अपनी किस्मत को नहीं, अपने ही परिवार को कोसा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब और चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, एक ऐसी कहानी जिसमें रोशनी किसी और की मोहताज नहीं होगी। मेरी अपनी रोशनी होगी, इतनी तेज कि उसकी चमक के आगे सबकी आंखें चौंधिया जाएं।
मेरी खामोशी को उन लोगों ने मेरी कमजोरी समझ लिया था। मैंने छिप छिप कर रात में पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में घर का काम करती और रात में जब सब सो जाते तो मैं किताबों में अपना भविष्य ढूंढती। मैंने पडिडिड हॉस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े बहुत पैसे जमा होने लगे। मैंने उन पैसों को एक पुराने संदूक में अपनी साथियों के नीचे छिपा दिया। वो पैसे नहीं, मेरे पंख थे, जिनसे मैं एक दिन इस कैद से UTH जाना चाहती थी। एक दिन दीदी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। लड्ड का बद्दा अफसर था और खानदान शहर का सबसे अमीर। मेरे माँ बाप की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। वो किसी भी कीमत पर यह रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लड्ड के वालों की तरफ से फरमाइशें भी बड्डी बड्डी थीं। एक आलीशान शादी, महंगी कार और गहने। पिताजी की सारी जमा पूंजी भी उन मांगों को पूरा करने के लिए कम पर DAH रही थी। घर में हर रोज तनाव का माहौल रहने लगा। एक रात मैंने माँ को पिताजी से कहते सुना, अब क्या करें? लड्ड के वालों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कल तक गादी के लिए एडवांस नहीं दिया तो वो रिश्ता तो दिच देंगे। हमारी इज्जत का क्या होगा? उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उनकी इज्जत की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह जब मैंने अपना संदूक खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो खाली था। मेरे सालों की मेहनत, मेरी रातों की नींद, मेरे सारे सपने, सब लुट चुका था। मैं भागती हुई माँ के पास गई। मेरी आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा था। माँ, मेरे पैसे कहाँ हैं? माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, तेरी दीदी की शादी में लग गए। तू तो हमारी समझदार बेटी है, अपनी बहन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती है। मेरे कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। तभी वहां दीदी आ गई। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे इतना हंगामा क्यों कर रही है? तेरे उन 2-4 हजार से अगर मेरी जिंदगी बन रही है तो तुझे तो खुश होना चाहिए। वैसे भी तुझ जैसी लड्डोचकी को पैसों का क्या काम? उस दिन मेरा सब्र टूट गया। मैंने अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दीदी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये पैसे मेरी मेहनत के थे, मेरा भविष्य थे, और आपने मुझसे मेरा भविष्य छीनकर अपनी बेटी का आज खरीद लिया। लेकिन याद रखना माँ, चोरी की नींव पर बना रिश्ता कभी खुशियां नहीं देता। फिर मैं दीदी की तरफ मुद्दी, और दीदी, आपको यह दौलत मुबारक हो, लेकिन एक दिन आएगा जब आप जैसी हजारों लड्डकियां मेरे नीचे काम करेंगी और तब आपको मेरी कीमत समझ आएगी। उस दिन मैं वो घर छोड़कर निकल गई, अपनी आंखों में आंसू और दिल में एक आग लेकर, बदले की आग। उस घर से निकलने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे स्वाभिमान के। पहली कुछ रातें मैंने रेलवे स्टेशन की बेंच पर सोकर गुजारी। दिन भर काम ढूंढती और रात में ठिठुरती हुई किसी कोने में दुबक जाती। पेट की आग बुझाने के लिए कई बार सिर्फ पानी पीकर काम चलाना पड़ा। दुनिया बहुत बेरहम है, खासकर एक अकेली लड्डहचकी के लिए। हर कोई आपको या तो दया की नजर से देखता है या फिर हवस की। लेकिन मेरे दिल में जो आग जल रही थी उसने मुझे टूटने नहीं दिया। कई दिनों की ठोकरें खाने के बाद मुझे एक छोटे से कपड़े के कारखाने में धागे काटने का काम मिला। दिन के 12 घंटे काम करने के बाद हाथ पैर टूट जाते थे, लेकिन महीने के आखिर में जब कुछ हजार रुपए हाथ में आते तो सारी थकान भूल जाती। मैंने उसी कारखाने के पास एक छोटी सी झुग्गी किराए पर ले ली। वो घर नहीं था, बस 4 दीवारें थीं, लेकिन वो मेरी अपनी थीं। वहां कोई मुझे ताना देने वाला नहीं था, कोई मेरी मेहनत को अपनी जागीर समझने वाला नहीं था। मैं सिर्फ धागे नहीं काटती थी, मेरी नजरें हमेशा सीखने के लिए बेचैन रहती थीं। मैं कारीगरों को कपड़े डिजाइन करते, सिलते हुए देखती। रात को अपनी झुग्गी में आकर मैं अखबार के कागजों पर वो डिजाइन बनाने की कोशिश करती। कारखाने की मालकिन शर्मा आंटी एक नेक दिल औरत थीं। उन्होंने मेरी लगन देखी तो मुझसे पूछा, पढ़ना लिखना जानती हो? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे धागों का हिसाब किताब रखने का काम दे दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला बड़ा मुद्दा था। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। मैंने हिसाब में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को पकड़ा और उन्हें सुधारा। मैंने उन्हें नए डिजाइन के कुछ आइडिया दिए
जो बाजार में खूब पसंद किए गए। शर्मा आंटी मुझसे बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उस छोटे से कारखाने की जान बन गई। अब मैं सिर्फ एक मजदूर नहीं थी, मैं वो दिमाग थी जो उस कारखाने को चला रहा था। इस दौरान मैंने कभी अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मुझे दूसरों से खबर मिलती रहती थी कि कविता दीदी की शादी बहुत धूमधाम से हुई है और वो अपने अमीर ससुराल में रानी की तरह रह रही हैं। ये सुनकर मेरे दिल में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून होता था, क्योंकि मैं जानती थी कि उनकी ये झूठी शान की इमारत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी और मैं अपनी मेहनत की हर ईंट से अपनी किस्मत का जो ताजमहल बना रही थी, उसे कोई गिरा नहीं सकता था। समय पंख लगाकर उठ देता है। शर्मा आंटी की उम्र हो चली थी और वो अब आराम करना चाहती थीं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। इस कारखाने को तुमने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं चाहती हूं कि आज से तुम इसकी मालकिन बन जाओ। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन शर्मा आंटी ने मुझ पर भरोसा दिखाया। उन्होंने मेरी मदद की और किश्तों में पैसे चुकाने की मोहलत दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। जिस लड़की के पास रहने को छत नहीं थी, आज वो एक कारखाने की मालकिन थी। मैंने कारखाने का नाम बदला, स्वाभिमान। ये सिर्फ एक नाम नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की कहानी थी। मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मैंने नई मशीनें लगवाई, बेहतरीन कारीगरों को काम पर रखा और बाजार में ऐसे डिजाइन उतारे जिन्होंने धूम मचा दी। कुछ ही सालों में स्वाभिमान शहर का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बन गया। झुग्गी में रहने वाली वो लड़डचकी अब एक आलीशान बंगले में रहती थी और शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन मुझसे मिलने का समय मांगते थे। मेरी सफलता की कहानियां अखबारों और मैगजीन में छपने लगीं। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एक दिन मेरे पास मेरे पुराने घर से फोन आया। फोन पर मां की आवाज थी, जो सालों बाद भी मैं पहचान गई। उनकी आवाज में वही पुराना हिक था। बेटा, कैसी है? सुना है बहुत बड़ी अफसर बन गई है। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे, मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, माफ कीजिएगा, आपने गलत नंबर मिलाया है। जिस बेटी को आप फोन कर रही हैं, वो तो उसी दिन मर गई थी, जिस दिन उसके माँ बाप ने उसकी मेहनत की कमाई चुराकर अपनी दूसरी बेटी का सौदा किया था। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उधर किस्मत का खेल शुरू हो चुका था। मुझे खबर मिली कि कविता दीदी के पति, वो बद्दे अफसर, घूसखोरी के मामले में सस्पेंड हो गए हैं। उनके परिवार का सारा कारोबार ठप पड्डीएज गया था। जिस दौलत के दम पर दीदी मुझे नीचा दिखाती थी, वो दौलत रेत के महल की तरह ढह रही थी। उनके आलीशान घर पर बैंक का कर्जा चढ़ गया था और वो बिकने की कगार पर था। कहते हैं, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उनका असली हिसाब तो अभी बाकी था और वो हिसाब करने का वक्त अब बहुत करीब आ रहा था। और फिर वो दिन आया जिसका मुझे सालों से इंतजार था। स्वाभिमान ब्रांड की 10वीं सालगिरह पर मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। ये वही पार्टी थी जिसके जिक्र से मैंने ये कहानी शुरू की थी। मुझे पता था कि मेरे माँ बाप और कविता दीदी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर इस पार्टी में जरूर आएंगे। वो शहर के अमीर लोगों से मिलकर अपने डूबते हुए कारोबार के लिए मदद मांगना चाहते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जाल में वो फंस चुके हैं, उसे बिछाया भी मैंने ही था। जैसा मैंने सोचा था, दीदी पार्टी में आई। उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत और जलन थी। मेरी कामयाबी उनसे देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने स्टेज पर आकर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये जश्न बंद करो, आज मैं इसकी इज्जत को इसी स्टेज पर मिट्टी में मिला दूंगी। जब उनका तूफान शांत हुआ तो मैंने धीरे से माइक अपने हाथ में लिया। हॉल में खामोशी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब शायद इन्हें नहीं जानते, ये मेरी बद्दी बहन है कविता, और आज ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आज किसी की इज्जत तो मिट्टी में जरूर मिलेगी। फिर मैं दीदी की तरफ घूमी। दीदी, आपने कहा था कि मैं सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ। आपने सही कहा था। पिछले 1 महीने से मेरी कंपनी आपकी कंगाल हो चुकी कंपनी की सेवा ही तो कर रही है। जिस बैंक से
आपके पति ने करोड़ों का कर्जा लिया था। वो कर्जा अब मेरी कंपनी ने खरीद लिया है। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सारा कारोबार सब आज से मेरा है। ये सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड्डेच गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से घमंड के नहीं, डर के आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए मेरे पैरों की तरफ बढ़ी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ और पिताजी भी भिड्डी में से निकल कर आए और गिद्दाने लगे। मैंने माइक पर अपनी आवाज को और बुलंद किया। माफी, जब मैं स्टेशन पर भूखी सो रही थी तब आप लोग अपनी अमीरी के बिस्तर पर जश्न मना रहे थे। जब मैंने अपनी मेहनत के पैसों के बारे में पूछा तो आपने मुझे घर से निकाल दिया। बहन होने का वास्ता आज दे रही हो। उस दिन कहाँ था ये रिश्ता? मैं झुकी और दीदी के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी तरह बेरहम नहीं हूं, तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने कहा, अगर काम चाहिए तो कल सुबह मेरे कारखाने आ जाना, वहां धागे काटने का काम खाली है। कम से कम मेहनत की रोटी की कीमत तो समझ जाओगी। ये कहकर मैं सीधी खड्डी हो गई। वो रोती रहीं, बिलखती रहीं, लेकिन उनकी आवाज अब मुंह तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपने अतीत का हिसाब चुकता कर दिया था। ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था। ये उस हर लड्डचकी की जीत थी जिसके सपनों को उसके अपने ही कुचलने की कोशिश करते हैं।